नई दिशा दिखाई है। सब कुछ जानने से पहले सबसे पहले जानते हैं कि आखिर वैदिक रश्मि थ्योरी या वैदिक रश्मि सिद्धांत आखिर क्या है। वैदिक रश्मि सिद्धांत एक ऐसा अनुमान है जिससे हम ये पता लगा सकते हैं या जिससे ये पता लगाया जा सकता है कि आखिर ब्रह्मांड का निर्माण कैसे हुआ या किस प्रकार हुआ। अब इसके 3 कारण हैं। अगर कारणों की बात करें तो सबसे पहली चीज सामने जो आती है वो ये है कि द फर्स्ट कॉज स्टेट दैट नथिंग कैन बी क्रिएटेड विदाउट अ क्रिएटर, यानी कि कोई भी चीज किसी निर्माता के बगैर नहीं बनाई जा सकती है, जो कि बिल्कुल सच बात है। दूसरा कारण ये है कि किसी भी मैटर के बगैर यानी कि किसी भी पदार्थ के बिना कोई भी चीज की क्रिएशन नहीं की जा सकती है। और अगर तीसरी चीज की बात करें तो वो ये है कि सर्जन का एक उद्देश्य होना चाहिए, यानी कि किसी भी चीज को बनाने का एक पर्पस होना बहुत जरूरी है। और यही वो 3 गुण हैं जो किसी भी रूप में अगर हम बात करें, चाहे वो द्रव्यमान हो, बल हो या गति हो, किसी ना किसी रूप में हमें देखने को मिल जाता है। अब वैदिक सिद्धांत की बात करें तो वो खुद कहते हैं कि वैदिक सिद्धांत जो है वो बिल्कुल सही है और अन्य जितनी भी धार्मिक कहानियां हैं वो सिर्फ एक रचना है या रचना का हिस्सा है। और ये चीजें हम आगे वीडियो में कुछ एग्जाम्पल्स के तरीके से भी देखने की कोशिश करेंगे कि किस प्रकार से वैदिक शास्त्रों ने साइंटिस्टों की नींद हराम कर रखी है। पहले हम उस इंसान के बारे में यानी कि उस वैदिक शास्त्री के बारे में जान लेते हैं कि आखिर वो कौन है और ऐसा कौन है वो जो इतने सालों बाद सामने आकर इन सारे के सारे चीजों पर यानी कि साइंस या फिजिक्स की थ्योरीज पर सवाल उठा रहा है। आचार्य अग्निव्रत नैष्टिक इनका नाम है। वैदिक शास्त्रों की ये पढ़ाई कर चुके हैं जिसमें वेद दर्शन, उपनिषद, मनुस्मृति, वाल्मीकि रामायण, महाभारत, निरुक्त शिक्षा, छंद शास्त्र, महेंद्र दयानंद सरस्वती कृत संपूर्ण साहित्य चीजों को इन्होंने पढ़ा है। यहाँ तक कि ब्राह्मण ग्रंथों के भी ये दीक्ष रह चुके हैं। संप्रदायों ग्रंथों की अगर बात करें तो पुराण, कुरान, बाइबल, दंपद। अब मैं अगर आपको दंपद बताऊं तो मुझे भी नहीं पता था, मैंने ये सर्च करके देखा तो दंपद जो है वो एक बौद्ध साहित्य का लोकप्रिय ग्रंथ है जिसमें बुद्ध भगवान के नैतिक उपदेशों के बारे में बताया गया है। अगर इनके रिसर्च फील्ड की बात करें तो कॉस्मोलॉजी, एस्ट्रोफिजिक्स, सोलर प्लाज्मा, एस्ट्रोनॉमी, पार्टिकल न्यूक्लियर और एटॉमिक फिजिक्स में ये रिसर्च कर रहे हैं। इन्होंने बिग बैंग का मॉडल, एटर्नल यूनिवर्स और स्ट्रिंग थ्योरी को इम्प्रूव करके और भी अच्छे से दिखाया है। अब आते हैं मेन टॉपिक पर। बात ये थी कि कुछ सालों पहले BHU या भू वाराणसी में एक साइंटिफिक कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें उन्होंने अपनी एक न्यू थ्योरी को सभी लोगों के सामने रखा जिसका नाम था वैदिक रश्मि थ्योरी। कॉन्फ्रेंस में इन्होंने कई ऐसे सवाल उठाए जिनका जवाब वहां बैठे किसी भी वैज्ञानिक के पास नहीं था। अब सबसे बड़ी बात, हमारे कुछ घटिया गधे वैज्ञानिक जो हमारे देश के थे उन्होंने इस इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस को नेशनल कॉन्फ्रेंस में बदल दिया और जो भी साइंटिस्ट बाहर देशों से आने वाले थे उन सभी को मना कर दिया या किसी भी तरीके से उन्हें रोक दिया गया। अब आप पूछेंगे क्यों? क्योंकि हमारे देश के उन गधे वैज्ञानिकों को वेदों की कोई नॉलेज नहीं थी और उन्हें वेद पसंद नहीं थे। खैर, कॉन्फ्रेंस तो पूरी हुई और आचार्य जी ने बिग बैंग थ्योरी का एक ऐसा खंडन किया कि उनके पूछे हुए सवालों के जवाब वहां बैठे किसी भी साइंटिस्ट के पास में नहीं थे। इतना ही नहीं, ग्रेविटी को लेकर भी इन्होंने सवाल खड़े किए। किप थॉर्न, जिन्हें नोबेल प्राइज मिला था ग्रेविटी पर नई खोज करने के लिए, उनसे भी आचार्य जी ने 20 या 25 सवाल पूछे पर किप भाई के पास में कोई जवाब नहीं था और उनका कहना यह था कि मैं आपके किसी भी सवाल का जवाब नहीं दे सकता हूं। पर आचार्य जी ने खुला चैलेंज देते हुए कहा कि हम अपनी वैदिक थ्योरी से हमारे और आपके सारे सवालों के जवाब दे सकते हैं। और इन्होंने ये भी कहा कि हमारा वैदिक विज्ञान आपके सारे विज्ञान और थ्योरी से 200 साल आगे है। अब आचार्य जी के कुछ पूछे हुए 2 सवाल थे जिनका उत्तर कोई नहीं दे सकता है। पहला सवाल है कि हाउ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स वर्क, यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जो है वो कैसे काम करता है। सबसे पहले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की एक डेफिनेशन या व्याख्या जान लेते हैं इंग्लिश में। Physicists think that all forces are caused by the exchange of particle. In the same way, the electromagnetic force is carried by particles called virtual photons.
two negatively charged electron will exchange these virtual photons and push each other apart। यानी कि वर्चुअल फोटोन की वजह से ये सब होता है कि जब दो नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के समीप आते हैं तो एक दूसरे को पुश करते हैं, इंटरेक्शन होता है और ऐसा होता है। पर एक सवाल यहाँ खड़ा होता है कि ठीक है कि इंटरेक्शन की वजह से दो चार्ज पार्टिकल एक दूसरे के पास आते हैं, पर उसी इंटरेक्शन की वजह से रिपल्सिव फोर्स को कैसे डिफाइन किया जाएगा? क्योंकि किसी भी पार्टिकल का रिपल्शन होने के लिए उसमें मोशन का होना बहुत ज़रूरी है, और मोशन तभी होगा जब उसमें फोर्स होगा। इसे एक सिंपल से उदाहरण या एग्जाम्पल से समझते हैं कि जब दो पत्थर एक दूसरे से टकराते हैं तो वो नीचे गिर जाते हैं, पर जब किसी भी तरीके की पानी में वेव्स फॉर्म होती है और आपस में मिलती हैं तो ये एक दूसरे के अंदर से भी निकल जाती हैं या एक दूसरे को ये ओवरलैप कर लेती हैं। अब ये क्यों होता है, इसकी कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं है। दूसरा सवाल भी कुछ ऐसा ही था कि व्हाट इज रिफ्लेक्शन या व्हाई लाइट बेंड्स, या प्रकाश का परावर्तन कैसे होता है। तो साइंस के अनुसार रिफ्लेक्शन इज द चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ वेव फ्रंट एट एन इंटरफेस बिटवीन टू डिफरेंट मीडिया so that the wavefront returns into the medium from which it originated. Common examples include the reflection of light, sound and water waves. The law of reflection says that the specular reflection, the angle at which the wave is incident on the surface equal to the angle at which it reflects. Mirror exhibit specular reflection. यानी कि जब प्रकाश की किरण किसी सरफेस से टकराती है तब वहाँ एटम्स उस लाइट के फोटोन्स को एब्जॉर्ब करके एटम्स को हायर स्टेट में भेज देती है और थोड़ी देर बाद फोटोन उस लाइट को वापस छोड़ देता है, और इसी तरह रिफ्लेक्शन यानी कि परावर्तन होता है। पर यहाँ पर उन्होंने सवाल खड़े किए कि आखिर जब फोटोन्स को एब्जॉर्ब किया था तो उसे वापस आखिर क्यों छोड़ा गया। सेकेंड चीज़ ये थी कि एटम्स कंटिन्यूसली सर्कुलर मोशन में हैं और लाइट की एक बीम में करोड़ों फोटोन्स होते हैं, और जब इन्हें एटम्स के द्वारा एब्जॉर्ब करके वापस छोड़ा जाएगा या छोड़ा जाता है या छोड़े गए तो फोटोन्स को अलग अलग दिशा या एंगल में जाना चाहिए, क्योंकि एटम्स जो है वो कंटिन्यूसली सर्कुलर मोशन में हैं। लेकिन जब रिफ्लेक्शन होता है तब ये एक ही लाइन में कैसे आ जाते हैं और क्यों आ जाते हैं। वेद संसार के सबसे प्राचीन एवं सनातन ग्रंथ हैं। इन्हें समझने के लिए प्राचीन ऋषियों ने इनके व्याख्यान रूप अति महत्वपूर्ण ग्रंथ ब्राह्मण ग्रंथों की रचना की। इसमें ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ महर्षि ऐत्रेय महिदास जी ने लगभग 7000 वर्ष पूर्व रचा था, यानी कि उनके द्वारा लिखा गया था। इसका नाम ऐत्रेय ब्राह्मण है। यह ब्राह्मण ग्रंथ सबसे प्राचीन ब्राह्मण ग्रंथ है। ब्राह्मण ग्रंथों की भाषा अति जटिल एवं सांकेतिक होने से यह ग्रंथ सदैव रहस्यमय रहे, लेकिन अब बात बदल चुकी है। अब एक ऐसे आचार्य सामने आए हैं या एक ऐसे वैदिक शास्त्री सामने आए हैं जिनका नाम है अग्निव्रत नैष्ठिक, जिन्होंने इन ग्रंथों को बहुत ही सरल भाषा में यानी कि सिंपल लैंग्वेज में एक बुक के द्वारा, जिसका नाम है वेद विज्ञान आलोक, जो कि 4 भागों में बटी हुई है और तकरीबन 2800 पृष्ठों में इसका जो है प्रोडक्शन हुआ है। और ये पूरी की पूरी वैदिक रश्मि थ्योरी जो है वो ओपन चैलेंज करती है आज की मॉडर्न थ्योरेटिकल फिजिक्स को। वैदिक रश्मि थ्योरी बहुत सारी चीज़ों को बहुत ही डीपली बताती है। इतना ही नहीं, वैदिक रश्मि थ्योरी से हमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें जानने को भी मिलती हैं जो शायद साइंस या कोई भी साइंस का कर्ता आज तक ऐसा नहीं बता पाया है। इतना ही नहीं, स्टीफन हॉकिंग भी काफ़ी हद तक रश्मि थ्योरी या वैदिक थ्योरी को लेकर बहुत सीरियस थे, लेकिन वो कभी भी इस चीज़ को सामने नहीं लेकर आ पाए। लेकिन कहने वाले लोग ये भी कहते हैं कि उनकी ज़्यादातर चीज़ें जो हैं वो वैदिक थ्योरी से मिलती जुलती है, या ये कहा जा सकता है कि वैदिक थ्योरी का कुछ ना कुछ चीज़ या कोई ना कोई चीज़ जो है वो स्टीफन हॉकिंग के द्वारा हो सकता है कि शायद पढ़ी गई हो। पर खैर, बात चाहे कोई भी हो, ये तो बिल्कुल तय है कि इस वैदिक साइंटिस्ट ने पूरी मॉडर्न थ्योरेटिकल फिजिक्स को हिला कर रख दिया है। जो लोग सामने आकर पहले उत्तर दे रहे थे कि हमारी साइंस बहुत आगे है आपकी वैदिक रश्मि थ्योरी या वैदिक थ्योरी से, आज उन्हीं लोगों के पास इस वैदिक साइंटिस्ट के प्रश्नों के उत्तर ही नहीं हैं,
या ये कहा जाए कि उन्हें इस चीज़ को लेकर कुछ भी नहीं पता है, तो ये कहना भी गलत नहीं होगा। तो यारो, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के साथ में। नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन ज़रूर दबाएं ताकि सारे लेटेस्ट वीडियोस और नोटिफिकेशन आपके पास जल्दी से जल्दी पहुंच सके।